नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से हम लोग करंट अफेयर जो आपके आगामी यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को देखते हुए तैयार किया गया है। और ये जो सेगमेंट है हमारा प्री कम मेंस का है, जिसमें हम डिटेल वाइज करंट का डिस्कस करते हैं। तो आज के करंट के बाद हम 3 क्वेश्चंस भी आपसे पूछते हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर आपको अगले करंट अफेयर के क्लास में यानी कि कल मिलेंगे। इसके साथ ही जो पिछला करंट अफेयर था उसके आंसर्स यानी कल के जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। तो आज का हमारा पहला जो टॉपिक है वो पॉलिटी के विषय से लिया गया है, यानी मतदाता केंद्र, मतदान केंद्र, इलेक्शन पोल के संबंध में। ज़रा देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें सबसे पहले है मौजूदा लोकसभा चुनाव के दौरान देश में फैले 10.5 लाख मतदाता केंद्रों पर मतदान करने के लिए 96.8 करोड़ मतदाता नामांकित हैं। ठीक है, वार्षिक मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान मतदाता केंद्रों की सूची का सत्यापन और अद्यतनीकरण किया जाता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 25 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीईओ को अपने जिले में मतदान केंद्रों की सूची स्थापित करने और प्रकाशित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मतदान केंद्रों के मापदंड क्या हैं, उसको देखते हैं हम लोग। तो मतदान केंद्रों के मापदंड के बारे में यदि हम देखें तो इसमें आप देखेंगे इसके कुछ सिद्धांत हैं कि कैसे मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो पहला इस सिद्धांत के अंतर्गत हम देखते हैं कि मतदाताओं को वोट डालने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक की यात्रा न करना पड़े। एक स्टेशन का न्यूनतम क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर हो। एक स्टेशन का अधिकतम 1500 मतदाताओं को सेवा प्रदान करता हो और 300 से अधिक मतदाताओं वाले गांव में मतदान की सुविधा हो। ठीक है, जहां पर आबादी 300 है यानी 300 मतदाता हैं, वहीं पर उसी गांव में मतदान केंद्र बनाने का मापदंड होता है। हालांकि ये सिद्धांत पत्थर की लकीर तो नहीं है, लेकिन इसकी मतदान केंद्रों में 300 से कम मतदाताओं के लिए भी उपयुक्त हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, जैसे अरुणाचल प्रदेश का मालोगम मतदान केंद्र में केवल 1 मतदाता के लिए केंद्र बनाया जाता है। इसके विपरीत ऐसे मामलों में जहां मतदाताओं की संख्या 1500 से अधिक है, सहायक मतदान केंद्र स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या हैं, उसी भवन में ही किए जाते हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए। दूसरा, शहरी क्षेत्रों में एक भवन में अधिकतम 4 मतदान केंद्र हो सकते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 2 मतदान केंद्र हो सकते हैं। मतदान केंद्रों के लिए स्थानों का चयन सावधानी से किया जाता है। सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थानों में जब तक बिल्कुल आवश्यक ना हो निजी इमारतों से परहेज किया जाता है और उन्हें मालिक की लिखित सहमति या आरपीए की धारा 160 के तहत बलपूर्वक लिया जा सकता है। ठीक है, लेआउट की कुछ सुविधाएं हैं, इसमें ज़रा देखें क्या सुविधाएं हैं। मतदाताओं के लिए अलग अलग प्रवेश और निकास बिंदु हैं। भले ही केवल एक ही दरवाज़ा उपलब्ध हो, यह बांस और रस्सियों का उपयोग करके अस्थायी बाड़ लगाकर किया जाता है। अपारदर्शी नालीदार प्लास्टिक सीट, स्टील ग्रे फ्लैक्स, ग्रे बोर्ड से निर्मित वोटिंग कंपार्टमेंट की माप कम से कम 24 बाई 24 बाई 30 होनी चाहिए। मतदान केंद्रों के अंदर लोग और मतदान के दिन प्रतिबंध क्या क्या हैं। केवल विशिष्ट व्यक्तियों को ही मतदान केंद्र में प्रवेश की अनुमति है, जिसमें पंजीकृत मतदाता, मतदान अधिकारी, उम्मीदवार, एक समय में प्रति उम्मीदवार 1 मतदान एजेंट, अधिकृत मीडिया कर्मी, चुनावी ड्यूटी में तैनात लोक सेवक, इलेक्शन कमीशन द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक, माइक्रो पर्यवेक्षक, वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर, महत्वपूर्ण संवेदनशील मतदान केंद्रों के लिए वेब कास्टिंग कर्मचारी शामिल
होते हैं। हथियार में एक बच्चा, अंधे अशक्त मतदाता की सहायता करने वाला एक व्यक्ति, जब भी आवश्यक हो मतदान में पहचान या सहायक प्रयोजनों के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा भर्ती किया गया अन्य कोई व्यक्ति। मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी और 3 मतदान अधिकारी शामिल होते हैं। पहला मतदान अधिकारी निर्वाचक की पहचान की पुष्टि करता है, दूसरा उनकी बाईं तर्जनी पर अमिट स्याही लगाता है, मतदाता रजिस्टर बनाए रखता है और मतदान पर्चियां जारी करता है। तीसरा मतदान अधिकारी दूसरे मतदान अधिकारी द्वारा जारी की गई मतदाता पर्ची को वापस लेता है, ईवीएम के नियंत्रण इकाई का प्रबंधन करता है और सुनिश्चित करता है कि वोट देने की अनुमति देने से पहले मतदाता को ठीक से स्याही लगाई गई है या नहीं। आरपीए की धारा 130 के अंतर्गत बिना वारंट के गिरफ्तारी के दंड के साथ मतदान केंद्र में 100 मीटर की दायरे में किसी भी राजनीतिक प्रचार, कैमरे, मोबाइल फ़ोन के प्रचार पर प्रतिबंध होता है। उम्मीदवार को मतदान केंद्र के 200 मीटर से परे अपना बूथ स्थापित कर सकते हैं और लाउड स्पीकर के उपयोग का भी क्या होता है, प्रतिबंध होता है। बात समझे यहाँ पे। ये जो लेख है ये मित्रों आरपीए की धारा एक्ट 1951 के अंतर्गत है, जिसका जानकारी हमारे मेंस प्री के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको सारी जानकारियाँ मिली होंगी। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट पर। तो दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है बुद्ध प्रदूषण। क्या है बुद्ध प्रदूषण, इसे ज़रा देखते हैं। अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत, मोंटेनेग्रो, युगांडा की सरकारें रासायनिक प्रदूषण से निपटने के लिए एकजुट हो गई हैं। चिकित्सा उपकरणों में पारे का उपयोग को खत्म करने क्या है, एक उपकरण बनाने, एक प्रदूषण को खत्म करने पर एकजुट हुए हैं और चिकित्सा उपकरण में पारे का उपयोग खत्म करने के लिए $134 मिलियन की स्वास्थ्य देखभाल परियोजना में पारा मापने वाले उपकरणों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना शुरू किया है। WHO के अनुसार पारा प्रमुख सार्वजनिक चिंता के शीर्ष 10 रसायनों में से एक है। विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण में मुक्त होकर इसे दुनिया भर में लाया जाता है। खाद्य श्रृंखला में जैव संचय होता है। लोग मुख्य रूप से दूषित मछली खाने या सीधे पारा वाष्प से सांस लेने के माध्यम से पारे के संपर्क में आते हैं। बच्चों, शिशुओं और भ्रूणों में सबसे अधिक खतरा होता है और उनके विकासशील तंत्र के कारण वो बीमार पड़ते हैं। ठीक है, ये बात है। अब आगे क्या है पारे के बारे में, यानी मरकरी के बारे में। ये पारा है, बुद्ध नहीं है, पारे के बारे में बताना है। पारा एक रासायनिक तत्व है जो आवर्त सारणी में Hg द्वारा दर्शाया गया है। एकमात्र सामान्य धातु जो सामान्य ताप पर तरल होती है और भारी चांदी सफ़ेद होती है, नम हवा में धीरे धीरे धूमिल हो जाती है। पारा प्रदूषण क्या है? पारा प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की पपड़ी में पाया जाता है, लेकिन खनन और जीवाश्म दहन जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण व्यापक वैश्विक पारा प्रदूषण हुआ है। पारा एक स्थायी जैव संचयी विषैला प्रदूषक है। जब पर्यावरण में छोड़ा जाता है तो पानी में जमा तलछट में जमा हो जाता है, जहां ये जहरीले मिथाइल मरकरी में परिवर्तित हो जाता है और खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है। पारा संदूषण एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय समस्या है, क्योंकि मिथाइल मरकरी आसानी से रक्त प्रवाह में प्रवेश करती है और मस्तिष्क को प्रभावित करती है। पारा 3 तरीकों से पर्यावरण में प्रवेश करता है। सबसे पहले पारा ज्वालामुखी चट्टानों के अपक्षय, जंगल की आग और मिट्टी से स्वाभाविक रूप से हवा में उत्सर्जित होता है। दूसरा, जीवाश्म ईंधन, नगरपालिका और चिकित्सा कचरे के जलने से पारा हवा में उत्सर्जित होता है, अर्थात समुद्र के पानी के वाष्पीकरण जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से पारा पर्यावरण में फिर से शामिल किया जा सकता है। ठीक है, पारे के संपर्क में मानव मिथाइल मरकरी से दूषित मछली या शंख खाने से प्रदूषित होता है। पारा सौंदर्य उत्पादों, विशेष रूप से त्वचा को गोरा करने, क्रीमों, बल्कि आँखों के मेकअप, आँखों की सफाई करने वाले उत्पादों में भी पाया जा सकता है। विश्व स्तर पर अगर हम बात करें, विश्व स्तर पर
कारीगरी और छोटे पैमाने पर सोने के खनन मानव जनित पारा 37.7% का सबसे बड़ा स्रोत है। उसके बाद कोयले में स्थित दहन 21%। मेडिकल थर्मामीटर, सिग्नोमीटर यानी रक्तचाप मापने वाला जो उपकरण होता है में पारा होता है। जब तक ये वे बरकरार रहते हैं तब तक वो हानि रहित होते हैं। हालांकि जब ये उपकरण टूट जाते हैं, सेवा से बाहर कर दिए जाते हैं, तो उसमें मौजूद पारा वातावरण में चला जाता है, जहां ये बाष्पीकरण हो जाता है, जिससे स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारी और मरीज हानिकारक धुएं के संपर्क में आते हैं और फेफड़े, गुर्दे और तंत्रिका तंत्र को नुकसान होता है। जबकि उत्पन्न जो अपशिष्ट रिसाव है वो तत्काल क्षेत्र के साथ साथ सुविधा अपशिष्ट जल को भी दूषित कर सकता है। स्वास्थ्य देखभाल परियोजना में पारा के उपकरण को चरणबद्ध तरीके की समाप्त कैसे किया जाए। यूएनओ ने एक नेतृत्व में वैश्वीकरण पर्यावरण सुविधा से वित्त पोषण के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निष्पादित स्वास्थ्य देखभाल परियोजना पर पारा मापने वाले उपकरणों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की राष्ट्रव्यापी रणनीति का विकास और कार्यान्वयन किया है। थर्मामीटर और सिग्नोमीटर के आयात, निर्यात और निर्माण को रोकें। प्रयुक्त पारा युक्त चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करते हुए सटीक, किफ़ायती और पारा मुक्त विकल्पों को अपनाने को प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, आगे यदि हम बात करें नागरिकता संशोधन विधेयक क्या है उसे समझते हैं। कांटे नागरिकता संशोधन विधेयक यानी आपका CAA से समर्थित हैं। और पहला जो टॉपिक था, इससे पहले हमने पारा को धीरे धीरे समाप्त करने के लिए जो सरकारें एकजुट हुई हैं उनके बारे में डिस्कस किया, जिसमें आपने भारत देखा, इथोपिया देखा, अर्जेंटीना देखा, ये सारे देश इसमें शामिल थे। तो अब जो सूची है वो है CAA से संबंधित। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नियमों में करने 2 महीने बाद दिसंबर 19 से संसद द्वारा अधिनियमित किया गया और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बुधवार को शारीरिक रूप से नागरिकता का पहला सेट सौंपा, जिसमें 14 आवेदकों के प्रमाण पत्र थे। 4 साल पहले इसके लिए अधिनियम के बावजूद CAA लागू नहीं किया जा सका क्योंकि नियमों को हाल तक अधिसूचित नहीं किया गया था। केंद्र ने लोकसभा चुनाव कार्यक्रम में घोषणा से पहले CAA के नियमों में अधिसूचित किया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में यदि अगर हम बात करें तो ज़रा इसे समझते हैं। काफ़ी विवाद का विषय रहा है ये, तो इसे ज़रा देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम जो कि 2019 में मित्रों आया था, ठीक है, जिसे हम सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA के नाम से जानते हैं, दिसंबर 2019 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। इसका इरादा पड़ोसी देशों में सताए हुए लोगों को भारतीय नागरिक बनाना था। इस अधिनियम में संशोधन 1955 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में किया गया है और 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों के लिए ये लागू है। जो कौन कौन से प्रवासी होंगे? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के प्रवासी को शामिल किया गया है। विशेष रूप से किसके लिए हैं? विशेष रूप से ये हैं हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी कम्युनिटी के लोग और ईसाई कम्युनिटी के लोग। ठीक है, CAA इन देशों के मुसलमानों को ऐसी पात्रता प्रदान नहीं करता है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत एक अवैध प्रवासी विदेशी है जो पासपोर्ट और वीज़ा जैसे वैध यात्रा दस्तावेज के बिना देश में प्रवेश करता है या वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करता है लेकिन अनुमत समय अवधि से परे रहता है। संशोधन में 6 समुदायों के सदस्यों को विदेशी अधिनियम 46, पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत किसी भी आपराधिक मामले में छूट देता है। दोनों अधिनियम, विदेशी अधिनियम 46 और पासपोर्ट 1920, अवैध रूप से देश में प्रवेश करने और रहने के लिए सज़ा को निर्दिष्ट करते हैं। यहाँ समाप्त हो चुके वीज़ा और परमिट पर भी लागू हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत देशीयकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवश्यकताओं में से एक यह है कि आवेदक को पिछले 12 महीनों के दौरान के साथ ही पिछले 14 वर्षों से 11 वर्षों के दौरान भारत में रहना चाहिए। संशोधन इन 6 धर्मों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई
उपरोक्त 3 देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से संबंधित आवेदकों के लिए एक विशिष्ट शर्त हैं। दूसरी आवश्यकता को 11 वर्ष से घटाकर कितनी कर दिया है, 5 वर्ष कर देता है। तो ये CAA से संबंधित है और चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में 14 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है CAA के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्लोवाकिया। क्या है इसे जरा समझते हैं। स्लोवाक के प्रधानमंत्री तो क्या है, स्लोवाक के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको को बुधवार को केंद्रीय शहर हैंडलोवा में कैबिनेट बैठक के बाद कई बार गोली मारी गई। क्या हुआ, क्या वारदात हुई, तो जरा इसे देखते हैं। स्लोवाकिया है कहाँ, एक तरफ ऑस्ट्रिया है, दूसरी तरफ हंगरी है, ठीक है, तीसरी तरफ स्लोवाकिया ये रहा, ठीक है, चेक गणराज्य है, पोलैंड है, यूक्रेन है, रोमानिया है। तो वहाँ के प्रधानमंत्री को गोली मारी गई, इससे संबंधित है। तो ये सारे पड़ोसी देश आप देखना क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ब्राटिस्लावा इसकी राजधानी है। क्या है पूरा मैटर, जरा उसे समझते हैं। पूर्व कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य पिछले अक्टूबर को चौथी बार सत्ता में आए और देश और विदेश नीति से अधिक रूसी समर्थक विचारकों की ओर मोड़ दिया। अपने वर्तमान कार्यकाल के दौरान रॉबर्ट फिको ने यूक्रेन के बारे में कीव के लिए भड़काऊ टिप्पणियां और एक श्रृंखलावाद दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया और युद्ध समाप्त करने के लिए मॉस्को को क्षेत्र सौंपना होगा, ऐसी वकालत की थी, ठीक है। स्लोवाकिया आधिकारिक तौर पर स्लोवाक गणराज्य मध्य यूरोप की एक भूमि से घिरा देश है। इसकी सीमा उत्तर में पोलैंड, पूर्व में यूक्रेन, दक्षिण में हंगरी, पश्चिम में ऑस्ट्रिया और उत्तर पश्चिम में चेक गणराज्य से लगती है। स्लोवाकिया अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र है, 49,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जहाँ की आबादी 5.4 मिलियन से अधिक है। राजधानी और सबसे बड़ा शहर ब्रातिस्लावा है, जबकि दूसरा बड़ा शहर कोशिश है। 1 जनवरी 1993 को स्लोवाकिया स्वतंत्र राज्य बन गया। स्लोवाकिया एक उन्नत उच्च आय अर्थव्यवस्था वाला विकसित देश है। स्लोवाकिया यूरोपीय संघ, यूरोजोन, शेंगेन क्षेत्र, संयुक्त राष्ट्र, नाटो, CARNOEST, WTO, यूरोप परिषद का सदस्य है। दुनिया का सबसे बड़ी प्रति व्यक्ति कार निर्माता स्लोवाकिया ने 2019 में कुल 1.1 मिलियन कारों का निर्माण किया, जो इसके कुल औद्योगिक उत्पाद का कितना था, 43% था, ठीक है। तो ये एक काफ़ी IR से रिलेटेड है और कौन कौन से देश इससे सीमा डिफेंस करते हैं उससे बताया गया है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS, जो कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आपके बिपिन रावत बनाए गए थे। अब देखते हैं क्यों ये सुर्खियों में रहा। मीडिया रिपोर्ट किसे पता चलता है कि भारतीय सेना को एकीकृत थिएटर कमांड OITC में फिर से शामिल करने का जटिल और विवादास्पद नीतिगत मुद्दा जोर पकड़ रहा है और सशस्त्र बल एक वाइस चीफ डिफेंस स्टाफ और डिप्टी चीफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति पर विचार कर रहा है, ठीक है। CDS एक संयुक्तता बढ़ाने के लिए और समग्र युद्ध क्षमता को सुधार के बड़े उद्देश्यों को साकार करने में सक्षम करने के लिए उच्च स्तर पर नए पदों की परिकल्पना कर रहा है। CDS के बारे में यदि हम बात करते हैं तो हम ये समझते हैं क्या है CDS, उसके बारे में देखें तो भारतीय सशस्त्र बल के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का एक सैन्य प्रमुख और स्थायी अध्यक्ष होता है। भारतीय सेना की सक्रिय ड्यूटी पर सर्वोच्च रैंकिंग वाला वर्दीधारी अधिकारी और रक्षा मंत्री का प्रमुख सैन्य सलाहकार होता है। प्रमुख सैन्य मामलों के विभाग का भी प्रमुख होता है। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की 1 जनवरी 2020 को पदभार संभाला था। यह पद समन्वय और त्रिसेवा प्रभावशीलता और भारतीय सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमताओं की समग्र एकीकरण में सुधार के उद्देश्य से बनाया गया है। सरकार ने सेना, नौसेना, वायुसेना के सेवा नियमों में संशोधन किया, जिससे सेवानिवृत्त सेवा प्रमुखों और 3 सितारा अधिकारियों को देश के शीर्ष सैन्य पद के लिए विचार करने की अनुमति
मिली। आयु सीमा में यह सेवानिवृत्ति की नियुक्ति 62 वर्ष से नहीं होनी चाहिए, तिथि को 62 वर्ष नहीं होनी चाहिए, ये बताता है। ठीक है, तो ये है आपका CDS। नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रहने योग्य रिपोर्ट के लिए क्या बताया गया है कानून। तो विश्व बैंक ने रहने योग्य गृह रिपोर्ट के लिए रेसिपी जारी की, जिसमें कहा गया है 2030 तक कृषि खाद्य उत्सर्जन का आधा करने और 2050 तक शुद्ध शून्य उत्पाद प्राप्त करने के लिए 260 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक निवेश का आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन में कृषि खाद्य प्रणाली का योगदान को कम करने के लिए रेसिपी फॉर लिवेबल प्लेनेट पहला व्यापक वैश्विक रोड मैप है। यह दर्शाता है कि दुनिया का भोजन पैदा करने वाली कृषि प्रणाली दुनिया को खाना खिलाते हुए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कैसे कटौती कर सकती है। रिपोर्ट में क्या बताया गया है, ज़रा इसको समझते हैं। तो मित्रों, रिपोर्ट में रहने योग्य गृह के लिए नुस्खा बताया गया है। क्या है रहने योग्य? जलवायु परिवर्तन पर कृषि खाद्य प्रणाली के प्रभाव को कम करने के लिए वैश्विक रणनीतिक ढांचा तैयार किया जाए। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम किया जाए। वैश्विक खाद्य प्रणाली दुनिया का GHG उत्सर्जन का लगभग 1/3 कम कर सकती है। व्यवहार में एक सुलभ उपाय खाद्य सुरक्षा को बढ़ाएंगे। खाद्य प्रणाली की जलवायु लचीलापन बढ़ाएंगे। इस संक्रमण के दौरान कमज़ोर समुदायों की रक्षा करेंगे। कृषि खाद्य वैश्विक GH उत्सर्जन के लगभग 1/3 योगदान देता है, जो दुनिया के सभी गर्मी और बिजली उत्सर्जन से अधिक है। इनमें लगभग 3/4 उत्सर्जन विकासशील देशों से उत्पन्न होता है, जिससे क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार लक्षित समन कार्रवाई की आवश्यकता होती है। भूमि उपयोग परिवर्तन सहित संपूर्ण खाद्य मूल श्रृंखला से उत्सर्जन को उत्सर्जित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधे से अधिक उत्सर्जन कृषि स्तर से परे होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग आगे, वो क्या है, रिपोर्ट द्वारा उजागर किए गए अवसर। कृषि खाद्य क्षेत्र जलवायु कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण लागत अवसर प्रदान करता है, जिसमें उन्नत भूमि प्रबंधन के माध्यम से वातावरण से कार्बन निकालना शामिल है। 2030 तक कृषि खाद्य उत्सर्जन को आधा करने के लिए आवश्यक वित्तीय परिव्यय से पर्याप्त रिटर्न मिलेगा, जो स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था को पर्यावरण के लाभकारी प्रभाव के साथ लागत से कहीं अधिक होगा। दूसरा, उच्च आय वाले देशों को अपनी कृषि खाद्य ऊर्जा मांगों को कम करनी चाहिए। वित्त पोषण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से निम्न आय वाले देशों के समर्थन करना चाहिए। उच्च उत्सर्जन वाले खाद्य पदार्थों को दूर उपभोक्ता आहार संशोधित करना चाहिए। मध्यम आय वाले देशों के बेहतर भूमि पर उपयोग प्रबंधन कृषि पद्धतियों के माध्यम से महत्वपूर्ण उत्सर्जन को कमी लाना आवश्यक है। कम आय वाले देशों की उत्पादकता लचीलीपन को बढ़ावा देने कृषि वानिकी कृषि रणनीतिक को लाभ उठाते हुए उच्च उत्सर्जन के लिए बुनियादी ढांचे के बोझ को बिना सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कृषि खाद्य समन निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ाएं, सब्सिडी को पुनः उपयोग करें, उत्सर्जन प्रौद्योगिकियों के पक्ष में नीतियों को लागू करें, बेहतर उत्सर्जन डेटा के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करें और कृषि खाद्य प्रणाली को बदलने के लिए नवाचारों का निवेश करें, जिससे उचित परिवर्तन और समावेशी हितधारी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ठीक है, रिपोर्ट में भारत के बारे में क्या क्या बातें की गई हैं, ज़रा इसको समझते हैं। तो रिपोर्ट में भारत के बारे में क्या क्या कहा गया है। रिपोर्ट में कुल वार्षिक खाद्य प्रणाली उत्सर्जन के मामले में चीन और ब्राज़ील के साथ भारत को 3 शीर्ष देशों के रूप में पहचाना गया है और भारत जैसे देशों में कृषि के लगभग 80% तकनीकी समन क्षमता अकेले लागत बचत उपायों को अपनाकर हासिल कर सकते हैं। यह भारत के लिए उत्सर्जन को कम करने के साथ साथ कृषि उत्पादकता और आय सुधार करने का एक बड़ा अवसर दर्शाता है। भारत के लिए प्रमुख समन विकल्पों में बेहतर पशुधन आहार और प्रजनन उर्वरक प्रबंधन और गलन गहन जल फसलों का बेहतर जल प्रबंधन शामिल है। भारत के कृषि क्षेत्रों के लिए सीमांत उपशमन लागत वक्र की पता चलता है कि कुछ सबसे अधिक लागत प्रभावी हस्तक्षेप जिन्हें भारत 2030 तक कृषि खाद्य उत्सर्जन में काफ़ी हद तक कटौती करने के लिए अपना सकता है। दूसरा, भारत को कृषि उत्पादन से मीथेन उत्सर्जन पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। रुक रुक कर सिंचाई जैसी प्रथाओं को अपनाने और कम मीथेन उत्सर्जित करने वाली किस्मों को बढ़ावा देने के लिए बात की गई है।
भारत में भोजन की हानि बर्बादी को बहुत अधिक है। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक 2021 के अनुसार भारतीय परिवार प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 50 किलोग्राम खाद्य अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं। भोजन की हानि और बर्बादी को कम करने के लिए एक उच्च प्रभाव वाला लागत प्रभावी मार्ग प्रदान करना होगा। भारत को अपनी कृषि खाद्य समन्वय क्षमता एहसास करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और तकनीकी सहायता की आवश्यकता है। तो ये भारत के विषय में बताया गया है और ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा आई थी। मित्रों, अब हम लोग डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर में जो डिस्कशन किया है उस पर बेस्ड क्वेश्चन के लिए। तो ज़रा क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए ज़रा आप। तो यहाँ पे स्थल रुद्ध लैंड लॉक्ड जो होती हैं कंट्री, आप लोग जानते होंगे, वो देश स्थल रुद्ध देश होता है लैंड लॉक्ड, जिसके आसपास कोई भी समुद्री सीमा ना हो, कोई भी रिवर ना हो, वो देश होता है। नेक्स्ट है, अगला हमारा क्या है, पारा प्रदूषण से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसे ज़रा देख लेते हैं एक बार और उस क्वेश्चन का आंसर देना। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, लोकसभा चुनाव से रिलेटेड है, इसे देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चंस के आंसर आप लोग हमें दें और अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमने कल क्वेश्चंस आपसे पूछे थे उनके आंसर्स। कमेंट बॉक्स में आपके आंसर आए हैं, बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद। अब उनके आंसर्स आप लोग टैली कर सकते हैं। देखते हैं कल के क्वेश्चंस के आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन क्या था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में बताना था। यह अधिनियम सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है जिसमें सभी क्षेत्र, चाहे वो निजी हों, सार्वजनिक हों या सहकारी हों। अधिनियम मध्यस्थता के माध्यम से वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र प्रदान करता है। इसमें भ्रामक विज्ञापनों को कवर करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा आंसर कितने सही हैं, तो यहाँ पर सभी वस्तुओं और सेवाओं को लागू करता है, इस पर विचार करो। क्या सभी वस्तुओं और सेवाओं, तो कल हम लोगों ने एक सेवा थी जो थी वकील से संबंधित सेवा थी, तो उसे उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं माना है, तो ये लागू नहीं होगी। और बाकी ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, तो इस हिसाब से कौन सा आंसर होगा, बी हमारा सही उत्तर होगा। जिन लोगों ने बी किया है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखा गया फ्लर्ट शब्द क्या है। तो ज़रा इसे देखते हैं। फ्लर्ट शब्द एक नया कोरोना वायरस वेरिएंट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से साइबर हमला है, आग चेतावनी है या प्रतिघात। तो ये आपका ऑप्शन ए सही होगा, कोरोना वायरस वेरिएंट है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत अस्थिरता सूचकांक के बारे में विचार करें। इंडिया 16 एक अस्थिरता सूचकांक की गणना निफ्टी ऑप्शंस ऑर्डर के आधार पर सेबी द्वारा की जाती है, बिल्कुल नहीं। अस्थिरता उम्मीद का मापक है, बिल्कुल नहीं। आम तौर पर चुनाव जैसी घटनाओं में पहले कम हो जाता है, ये भी नहीं। कितने सही हैं, तो यहाँ पर एक भी सही नहीं है, सभी गलत हैं। तो मित्रों, इस तरह आप लोगों ने जो कल के आंसर्स दिए थे, आप यहाँ से आंसर्स का टैली कर सकते हैं। अब आज का करंट हो गया है, आज के क्वेश्चंस भी हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप करंट वो पढ़ने के साथ साथ इसके आंसर ज़रूर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।